एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टर्म 2 की क्लास 10 की बायोलॉजी चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लें कि ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है या इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस क्या है। तो इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है कि हम रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो कैसे होता है वो समझेंगे। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में जो अराइज होता है वो ये है कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, आखिर रिप्रोडक्शन होता क्यों है। अगर आप सोचें तो रिप्रोडक्शन होना एक बेसिक रिक्वायरमेंट है टू ऑल लिविंग बींग्स, जो भी है यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर, सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक सारे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन करना कंपल्सरी है। अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बार आप सोच कर देखिए, सपोज कि अगर आज हम ह्यूमंस को देख रहे हैं और फॉर एग्जाम्पल रिप्रोडक्शन आगे होना बंद हो जाए तो कुछ सालों के बाद जब आप सोचो तो क्या कोई ह्यूमन बचेगा दुनिया में? नहीं बचेगा। मीन्स अगर किसी स्पीशीज या किसी वैरायटी की बात करें, किसी ऑर्गेनिज्म की और उसके एग्जिस्टेंस की अगर हम बात करें, उसके पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए, उसकी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि विदाउट रिप्रोडक्शन किसी की भी लाइफ इमोर्टल तो है नहीं। तो ऐसा तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि रिप्रोडक्शन ना हो और लिविंग बीइंग्स का एग्जिस्टेंस चलता रहे हमेशा लॉन्ग टाइम तक। तो अब हम बात करेंगे कि फिर एग्जैक्टली क्या हमारा कंक्लूजन निकला कि रिप्रोडक्शन क्यों होता है। तो फर्स्ट थिंग इज टू कंटिन्यू देयर एग्जिस्टेंस। कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है ताकि उसकी एग्जिस्टेंस बनी रहे, उसकी स्पीशीज दुनिया में प्रेजेंट रहें आगे तक। टू कंटिन्यू पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, ताकि पॉपुलेशन जिस भी स्पीशीज का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगा वो हर जगह हमें दिखते हैं या हर जगह वो प्रेजेंट होते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात कर लें, डॉग्स की, कैट्स की, कुछ प्लांट्स की, कुछ ऐसे स्पीशीज है जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन में है, उनकी और वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। देन है टू मेंटेन लाइफ। लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है रिप्रोडक्शन। ऐसा नहीं है कि अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो लाइफ कंटिन्यू नहीं हो सकती है, बट अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो एग्जिस्टेंस कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके, अब हम इसके बाद बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन मेनली कितने टाइप का होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, अगर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो मेजॉरिटी में अगर देखें तो दो कैटेगरी बनाई गई है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। दो टाइप हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कुछ तो डिफरेंस होगा दोनों रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी बहुत से टाइप हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफी इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स है, तो दोनों हमें डिटेल में पढ़ना है प्रॉपर इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करेंगे हम डिस्कशन फ्रॉम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो पहला जो हमारा टाइप है वो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बात आती है कि सबसे पहले हम कहते किसे हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, अगर हम नॉर्मली सोचें अगर एक बार, तो ऐसा लगेगा कि कभी भी रिप्रोडक्शन जो हम जनरली जो हमें विजिबल है, अगर एनिमल्स की बात करें तो वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मोस्ट कॉमन है जो भी डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जो होता है वो होता है सिंपल ऑर्गेनिजम्स में, सिंपल एनिमल्स में, सिंपल प्लांट्स में और मोस्टली सिंपल ऑर्गेनिज्म में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया। तो अगर बात की जाए पार्टनर्स की, मेल और फीमेल पार्टनर्स की, दोनों के इन्वॉल्वमेंट की बात की जाए तो भी प्रोजेनी कंटिन्यू की जा सकती है। लेकिन जब बात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आता है तो कोई भी एक सिंगल पेरेंट, वहां ऐसा नहीं कि वो मेल होना चाहिए या ऐसा नहीं है कि वो फीमेल होना चाहिए। अगर सिंगल ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑफस्प्रिंग, सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन in which only single parent is responsible to produce new offspring, ठीक है।
प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, अपने प्रोजेनी को प्रोड्यूस करने के लिए, अपने जो उनके बेबीज हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए अगर सिंगल पेरेंट ही एनफ है तो सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर, आप सबने गैमीट्स का नाम तो सुना होगा, होपफुली सुना होगा। गैमीट्स अगर बात की जाए, अगर लाइक, क्योंकि हम प्लांट्स का जब एग्जांपल देते हैं तो प्लांट्स से तो ज्यादा लोग कंपेयर नहीं कर पाते या रिलेट नहीं कर पाते। तो आपने एग का नाम सुन रखा है, एग या ओवा का नाम सुन रखा होगा, स्पर्म का नाम सुन रखा होगा। तो ये जो चीजें हैं ये गैमीट्स होती हैं बेटा। तो जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना होता है तो वहां पर गैमीट जैसी कोई चीज नहीं बनती है, ओके, गैमीट जैसी कोई भी चीज नहीं बनती है। in this case there is no gamete involvement, किसी भी गैमीट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है, कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारे टाइप के होते हैं, हमको सारा टाइप पढ़ना है और उनके एग्जांपल्स भी पढ़ने हैं कि कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड कौन सा पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म करता है, ठीक है, और कैसे करता है। तो आप ये नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस और ऑफस्प्रिंग, और इस केस में, इन दिस केस देयर इज नो गैमेट इन्वॉल्वमेंट, गैमीट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। और इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे जो भी टाइप्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ओके। तो जैसा अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे कौन से टाइप्स हैं, तो सबसे पहला नाम आता है फिजन का, ठीक है। हम एक एक करके इसके डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे, एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। पहले देखते हैं कितने टाइप्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फर्स्ट वन है हमारा फिजन, जो कि दो टाइप का होता है, एक है बाइनरी फिजन और दूसरा क्या है, एक है बाइनरी फिजन और दूसरा है हमारा मल्टीपल फिजन। क्या है? मल्टीपल फिजन, ठीक है, मल्टीपल फिजन है, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फ्रैगमेंटेशन एक टाइप है हमारा, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन हम पढ़ेंगे। थर्ड है हमारा रीजेनरेशन, देन बडिंग है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है और स्पोर फॉर्मेशन है। ये इतने टाइप है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के। तो हम सबसे पहले स्टडी अपने स्टार्ट करेंगे फिजन से, ठीक है। तो हम हेडिंग डालेंगे सबसे पहले फिजन। फिजन क्या होता है? वैसे तो फिजन का मीनिंग आप सबने कभी ना कभी फिजन वर्ड सुना होगा, और जब भी फिजन वर्ड आता है बात आती है डिवाइड होने की या स्प्लिट होने की, ब्रेक डाउन होने का। देखो फिजन जो वर्ड है, फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग। क्या है? स्प्लिटिंग, स्प्लिट कर जाना या कह लो डिवाइड कर जाना, ओके, या कह लो डिवाइड करना, ठीक है, डिवाइड करना। तो जब हमसे जनरली ऐसा होता है कि या तो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि डिफाइन फिजन, तो आप चाहेंगे तो आप दोनों डिफाइन कर सकते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। लेकिन इन जनरल फिजन को बाइनरी फिजन कंसिडर इसलिए करते हैं क्योंकि ज्यादातर जो डिस्कशन हमारा बाइनरी फिजन के बारे में आता है, लेकिन फिजन टोटल दो टाइप के हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। तो सबसे पहले देखेंगे कि अगर बाइनरी फिजन की बात होती है तो बाइनरी फिजन में एग्जैक्टली क्या होता है, बाइनरी फिजन के प्रोसेस में क्या होता है। तो इस प्रोसेस में ऐसा होता है, देखो बेटा, अगर सपोज करो एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यहाँ उसका न्यूक्लियस है, ओके, ये सेल है, कोई एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। पहले जब वो प्रोड्यूस हुआ होगा तो वो छोटे साइज का रहता है, ठीक है, वक्त के साथ धीरे 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 वो न्यूट्रिशन लेता है, ग्रो करता है, अपनी बॉडी का साइज इंक्रीज करता है। क्योंकि अगर ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो ऑब्वियस है कि मल्टीप्लीकेशन तो होना नहीं है सेल का, क्या होना है, सिर्फ सेल का इनलार्जमेंट होना है। जब सेल इनलार्ज होके मैच्योर हो जाता है तो आफ्टर सम टाइम बेटा क्या होता है, ये डिवाइड करता है। क्या करता है? डिवाइड करना स्टार्ट करता है, ओके। आफ्टर सम टाइम ये डिवाइड करना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे अंदर से न्यूक्लियस भी डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो ये जो डिवीजन है, इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें जाननी है वो है अबाउट डीएनए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर हम बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ये सब ये तो आप सबको शायद पता भी होगा कि डीएनए को हमने क्या बोला, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का मीन्स ये है कि जो कैरेक्टर्स को कैरी करता है, जो कैरेक्टर्स को कैरी करता है। तो जब भी सेल डिवीजन होना होगा उससे पहले, सेल डिवीजन से पहले जो भी मटेरियल है न्यूक्लिक एसिड, वो डीएनए क्या करता है बेटा, डिवाइड करता है, डिवाइड करके अपना अमाउंट डबल कर लेता है
सेल डिवाइड होने से पहले। बिफोर सेल डिवीजन क्या होता है, डबलिंग ऑफ डीएनए हो जाता है, डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाता है। आफ्टर दैट कंटेंट बढ़ गया डीएनए का भी और सेल का साइज भी बढ़ चुका है, फिर धीरे धीरे वो डिवाइड करना शुरू करता है। जब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके दो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर दे, ऐसा फिजन बाइनरी फिजन कहलाता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स आप लिख सकते हो या फिर डिवाइड्स लिख लो या स्प्लिट कह सकते हैं। ठीक है, स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, टू जनरेट या टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल या आप इसको यंग वन कह सकते हो। न्यू इंडिविजुअल, नया किड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स और स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, सच प्रोसेस इज नोन एज, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सच प्रोसेस इज नोन एज बाइनरी फिजन। क्या कहा जाता है, बाइनरी फिजन। बाइनरी वर्ड भी टू से आया है, टू, बाइनरी मतलब टू। ठीक है, बाइनरी फिजन जब ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके एक से ज्यादा लाइक ओनली टू अपने प्रोजेनी अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो ऐसे डिवीजन को हम बाइनरी फिजन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास, अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे बेटा, देखो एल्गी है इसके एग्जाम्पल, सॉरी एल्गी लिख दिया मैंने। अमीबा क्या है, अमीबा है इसका एग्जाम्पल। आपने पैरामीशियम का नाम सुना होगा, ओके, पैरामीशियम है। यूग्लिना का नाम सुना होगा, यूग्लिना है। ये लोग क्या करते हैं, ये करते हैं बाइनरी फिजन, ये डिवाइड करते हैं और दो ऑर्गेनिज्म को, दो न्यू इंडिविजुअल्स को जनरेट करते हैं। ठीक है, ये पेरेंट सेल है, ये क्या है, पेरेंट सेल है, और ये दोनों क्या है, जो हमारे नए इंडिविजुअल हमें मिले प्रोजेनी। ठीक है, कितने हैं, 2 है। ठीक है, चलो आगे हम बात करेंगे। अगर हम डायग्राम की बात करें तो इस बार जो एग्जाम्स होने वाले हैं वो तो सब्जेक्टिव होने वाले हैं, तो हमारा टारगेट ये भी होना चाहिए कि सिंपल डायग्राम से हम उसको थोड़ा प्रिपेयर कर लें, ताकि जब हम चीज़ों को लिखें पेपर में तो उसके साथ हम डायग्राम्स भी बनाएं, अच्छा प्रेजेंटेशन करें। ओके, क्योंकि बायोलॉजी है तो डायग्राम बनाना कंपल्सरी है, अगर उसमें डायग्राम है तो बनाएंगे तो अच्छी बात है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर हम इसे देखें तो ये तो सिर्फ अमीबा का है। अच्छा, एक पॉइंट और है, आप सबको पता है कि अमीबा की बॉडी का कोई पर्टिकुलर शेप तो होता नहीं है, वो इरेगुलर शेप का होता है। तो डिवीजन किसी भी एंगल से करेंगे तो वो 2 सेल का डिवीजन हो जाएगा। वो ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, इधर से डिवाइड कर सकते हैं, कहीं से भी डिवाइड करेंगे तो वो 2 न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनका अपना कोई डेफिनेट शेप है ही नहीं। लेकिन जब बात पैरामीशियम और यूग्लिना की आती है, यूग्लिना की बात आती है, इनकी बॉडी का एक शेप है, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही इनकी बॉडी डिवाइड होती है। तो एग्जाम्पल के लिए हम यूग्लिना को भी ले सकते हैं, यूग्लिना से समझने की कोशिश करेंगे, बाइनरी फिजन का डायग्राम फॉर यूग्लिना। ओके, जब तक आप ये नोट कर लें। अच्छा देखो, यहाँ पे एक और हमारा एग्जाम्पल है लिशमानिया। ठीक है, ये भी नोट कर लेना, एग्जाम्पल है लिशमानिया। ठीक है, लिशमानिया कॉज करता है काला आजार डिजीज। अच्छा देखो, काला आजार डिजीज कॉज करता है। अगर कोई पूछे, अगर तुमको पता हो, देखो ये सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है कि नहीं, अमीबा सिंगल सेल, पैरामीशियम, यूग्लिना, लिशमानिया, ये सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं और साथ में ही ये प्रोटोजोअन्स हैं। क्या ये प्रोटोजोअन्स है? ठीक है, ये सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोअन्स कहलाते हैं, प्रोटोजोआ की कैटेगरी में है और इनका अपना लाइक अगर अमीबा को छोड़ दे तो बाकी सब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही डिवाइड करेंगे बॉडी को। ओके, चलो फिर हम आगे बात करेंगे। मैंने एग्जाम्पल लिया लिशमानिया का, क्योंकि लिशमानिया का आपके एनसीईआरटी में भी डिस्कशन किया गया है, तो हम इससे प्रिपेयर कर लो, आप सबको आसान होगा। और एनसीईआरटी सारे लोग पढ़ेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी का रीडिंग करना बहुत जरूरी है उनके टर्म्स को समझने के लिए। तो जरा देखो, यहाँ पर एक हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट डायग्राम दिख रहा होगा तुम्हें, इस फर्स्ट डायग्राम में अगर ध्यान से देखो तो ये ऑर्गेनिज्म अभी कैसा है, सिर्फ अकेला है, इसकी एक बॉडी है, ठीक है, और इसके पास क्या है, एक फ्लैजेला और एक न्यूक्लियस है। ठीक है, अगर हम पहला डायग्राम देखें, देन जब हम सेकेंड पोर्शन में आएंगे तो हमने देखा कि फ्लैजेला डबल होना शुरू हो गया है, एक जो पेरेंट का था और एक नया फ्लैजेला जनरेट होना शुरू हो गया। अभी बॉडी ऐसी है। फिर अगर यहाँ देखो थर्ड डायग्राम में, ठीक है, ये सेकंड था हमारा, ये थर्ड डायग्राम में देखो
तो यहाँ हम देखते हैं कि न्यूक्लियस भी डिवाइड कर चुका है, न्यूक्लियस भी डिवाइड कर चुका है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए, ठीक है। ये क्या हो गया, न्यूक्लियस भी डिवाइड कर चुका है और फ्लैजेला का साइज धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो इसके बाद वाला डायग्राम में देखो, फोर्थ डायग्राम में, तो तुम्हें एक डायरेक्शन दिख रहा होगा जहां से कटिंग स्टार्ट हो चुकी है, बॉडी डिवाइड होना स्टार्ट हो चुका है। सपोज करो कि अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करने की कोशिश करते तो क्या होता कि फ्लैजेला वाला पोर्शन अलग है, बॉडी का आधा पोर्शन अलग हो जाता, लेकिन जब डिवीजन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो दोनों ऑर्गेनिज्म को इक्वल पार्ट्स मिलने वाले, बिल्कुल प्रॉपर। नेक्स्ट डायग्राम में देखो और ज्यादा फरो बन चुका है, और ज्यादा बॉडी डिवाइड हो चुकी है, और फाइनली यहाँ पर दो अलग अलग इंडिविजुअल हमें मिल चुके हैं, ठीक है। दोनों के पास अपने अपने न्यूक्लियस है और अपना फ्लैजेला है। तो ये जो डायग्राम था ये किसके लिए था, लेशमानिया के लिए, ठीक है, लेशमानिया, ठीक है। एक प्रोटोजोआ है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि बाइनरी फिजन करके अपना न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। ओके, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मल्टीपल फिजन का डिस्कशन करेंगे। अगर आप सबने नोटिस किया हो तो क्या आप 9th स्टैंडर्ड में हमें सेल डिवीजन पढ़ाया जाता है, ठीक है। माइटोसिस और मियोसिस दो टाइप के सेल डिवीजन हमने पढ़ रखे हैं। तो अगर आप कंपेयर करना चाहो, अगर आप कंपेयर करो तो आपको ये पता चलेगा कि दिख रहा है ऐसे, यहाँ पे कोई काफी ज्यादा कोई टिपिकल डिवीजन नहीं है। जो नॉर्मल बाइनरी फिजन है वो एक तरह का माइटोटिक डिवीजन ही है। नॉर्मली सेल डिवाइड कर जाते हैं, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन रहता है, डीएनए का मटेरियल पहले से डबल हो चुका होता है और वो न्यूक्लियस के साथ इक्वली डिवाइड हो जाता है, ओके। और जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बाइनरी फिजन करते हैं मोस्टली वो अपने फेवरेबल कंडीशन, यानी स्पेशली दे आर एक्वेटिक। आप देखो ये सारी चीजें पानी में रहने वाली, ये सारी चीजों को मॉइस्चर चाहिए, वाटर चाहिए, यानी एक्वेटिक मीडियम चाहिए। तो जितना ज्यादा फेवरेबल कंडीशन होगा ये प्रेफर करती हैं टू परफॉर्म बाइनरी फिजन अपने न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो सवाल है कि फिर मल्टीपल फिजन कब होता है। तो मल्टीपल फिजन स्पेशली उस केसेस में होता है जब सिचुएशन हार्श हो जाती है, ठीक है, उनके लिए फेवरेबल नहीं रह जाती। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी पे एक थिक लेयर जिसको हम सिस्ट बोलते हैं वो डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। जब सिस्ट डेवलप कर लेंगे अपनी बॉडी पे, उसके बाद उनका जो अपना न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड एंड डिवाइड मल्टीपल टाइम डिवाइड करके बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियस को प्रोड्यूस कर देता है, यानी जो नए प्रोजेनी बनने वाली है उनके लिए न्यूक्लियस प्रोड्यूस कर देता है। तो ये हो चुका है सबका। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं फिर बाइनरी फिजन पे। तो बताओ, पहले मल्टीपल फिजन पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर अगेन बाइनरी फिजन कब होता है, फेवरेबल कंडीशन में, ओके। तो जो मल्टीपल फिजन हम पढ़ने जा रहे हैं वो ज्यादा फेवर्ड नहीं है, वो तभी होता है जब सिचुएशन अच्छा नहीं हो उनके लिए, ठीक है। जैसा उनको डिमांड है ऑर्गेनिज्म को, अगर उनको वैसा कंडीशन नहीं मिलता है तो ही मल्टीपल फिजन वो प्रेफर करते हैं। तो हम कंटिन्यू करेंगे मल्टीपल फिजन इसके बाद। तो अब हम स्टार्ट करें डिस्कशन मल्टीपल फिजन का। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल फिजन उसी सिचुएशन में होता है जब कंडीशन फेवरेबल ना हो, यानी अनफेवरेबल कंडीशन। तो किसी भी ऐसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए जो भी फेवरेबल कंडीशन है, अगर वो उसको प्रॉपर नहीं मिलेगा तो वो प्रेफर करेगा कि वो मल्टीपल फिजन करे। तो जरा ऐसे हम समझते हैं कि ये कैसे करता हो और क्यों। देखो, अगर अनफेवरेबल कंडीशन की हम बात करें तो अनफेवरेबल कंडीशन क्या हो सकता है, जैसे अगर हम अपनी बात करते हैं, हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है एक नॉर्मल टेम्परेचर का रहना, नॉर्मल प्रेशर का रहना, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर है वो, और हमें खाना मिलते रहे, ठीक है। ऐसा ना हो कि सिर्फ बारिश ही हो रही है तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्सट्रीम कोल्ड अगर होता रह गया तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है, एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर हो गया तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। सिमिलरली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए भी ये सारी चीजें मैटर करती हैं, जैसे कि टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बहुत हाई है तो उनको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अगर जहां पर भी वो अवेलेबल अगर है प्रेजेंट, वहां पर अगर मॉइस्चर ना हो, प्रॉपर एक्वेटिक मीडियम ना हो, तो भी वो ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मतलब यानी लैक ऑफ वाटर कह सकते हैं या मॉइस्चर, ठीक है, नो मॉइस्चर। जब मॉइस्चर नहीं होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, मॉइस्चर नहीं होता है, या कोई भी ऐसे जो बैड कंडीशंस हैं जब होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो भी सेल्स, ये हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो अपने बॉडी के बाहर, सपोज करो, देखो अगर मैं एक डायग्राम बने से, ये कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है, उसको जब फील होता है कि वो अगर बाइनरी फिजन करने के लिए बहुत अबंडेंट अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत है, पर अगर नहीं है तो वो क्या करता है, अपनी बॉडी के बाहर ही धीरे धीरे कोट डेवलप करना शुरू कर देता है, एक थिक कोट डेवलप करता है जिसका नाम क्या है, सिस्ट। इसे हम बोलते हैं सिस्ट। एक थिक कोट है अराउंड द पेरेंट सेल,
अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत टाइम तक ये ऐसे ही पड़ा रहता है, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सपोज करो कुछ टाइम बाद ऐसे देखने को मिलेगा कि इसी सेल के अंदर बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियस डेवलप हो चुके हैं, बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियस डेवलप हो चुके हैं, और बाहर क्या है, सिस्ट है, बाहर क्या है, सिस्ट। तो ये सिस्ट तब तक यहाँ पर बना रहेगा जब तक कि सिस्ट ब्रेक ना हो जाए या डिसॉल्व ना हो जाए, और डिसॉल्व या ब्रेकिंग का ऑप्शन तभी है जब उसको क्या मिलेगा, प्रॉपर वाटर मिलेगा, यानी मॉइस्चर मिलेगा। तो न्यूक्लियस जो होता है पेरेंट सेल का डिवाइड करता रहता है, बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बना लेता है। आफ्टर दैट जिस टाइम पे सिस्ट डिसॉल्व हो जाएगा या डिवाइड हो जाएगा तो वो क्या, और जब उसको प्रॉपर मॉइस्चर मिल जाएगा तो एक एक ईच सिंगल न्यूक्लियाई डेवलप्स इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, वो डेवलप होके ग्रो होके नए इंडिविजुअल को बना लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हमारे सामने वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का नाम सुना हो या ना सुना हो, लेकिन मलेरिया डिजीज का नाम तो सबने सुन रखा है। मलेरिया तो बहुत कॉमन डिजीज है जो होती है, हमने इसका नाम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, मलेरिया। लाइक लोगों को फीवर आता है, शिवरिंग होती है बहुत ज्यादा बॉडी में, तो ये एक पैरासाइट है बेटा प्लाज्मोडियम जिसका नाम है, जिसकी वजह से मलेरिया डिजीज होता है। ओके, तो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और ये डेवलप करता है मल्टी न्यूक्लियाई सिस्ट डेवलप करता है। और ये सारे जो भी सेल्स हैं, जब सिस्ट ब्रेक कर जाएगा कुछ टाइम के बाद, जब सिस्ट ब्रेक कर जाएगा तो सारे जो भी न्यूक्लियाई हैं बाहर आ जाएंगे और डॉटेड सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये रहा हमारा डिस्कशन अबाउट मल्टीपल फिजन। ठीक, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे दूसरे टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फॉर नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बात करने वाले हैं फ्रैगमेंटेशन की और रीजनरेशन की। मैं इन दोनों को सामने सामने इस वजह से मैंने लिखा है क्योंकि हम दोनों को कंपेयर कर सके। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन में क्या डिफरेंस है, ऐसा क्या ही है। तो जब बात होती है फ्रैगमेंटेशन की, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म जो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, तो जब वो कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है, उसकी बॉडी कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है, तो उसकी बॉडी टूट जाती है अलग अलग फ्रैगमेंट्स में, और हर फ्रैगमेंट एक नया इंडिविजुअल है। कैसे बिहेव करता है फ्रैगमेंट? एज ईच फ्रैगमेंट बिहेव्स एज न्यू इंडिविजुअल। कैसे बिहेव करता है? न्यू इंडिविजुअल के जैसे बिहेव करता है। ठीक है, कंप्लीट बॉडी इज न्यू। जो भी ये जो स्प्लिट हुआ पार्ट है, ये जो डॉटर जो पार्ट है, डॉटर सेल्स कह सकते हैं, या जो बॉडी है, वो बॉडी नया इंडिविजुअल कंसिडर किया जाएगा कंप्लीटली। तो जरा हम डेफिनेशन देखते हैं पहले फ्रैगमेंटेशन का। In this mode of asexual reproduction, an organism simply breaks into individual pieces at maturity. एग्जाम्पल है स्पाइरोगैरा। बेटा ये एक तरह की एल्गी है, ठीक है, ग्रीन एल्गी है। तो फ्रैगमेंटेशन में क्या हुआ कि जब मान लो स्पाइरोगैरा था, स्पाइरोगैरा जब कम्प्लीटली मैच्योर हो जाएगा तो मैच्योर होने के बाद उसकी बॉडी स्प्लिट कर जाती है। और अगर अभी ये जैसे मैंने दो स्प्लिटिंग दिखाई है, हो सकता है 4 पार्ट में स्प्लिट कर जाए, तो जो जितने पार्ट्स उसके नए जनरेट हो रहे हैं, दे आर न्यू इंडिविजुअल। वो कंप्लीटली नई बॉडी भी, वो पूरी की पूरी वो एक इंडिविजुअल है कंप्लीटली। यहाँ कहीं ऐसा नहीं होने वाला है कि ये टुकड़ा यहाँ आ गया तो इसके बाद का टुकड़ा ये बनाएगा। ये बाद का टुकड़ा नहीं बनाएगा, बाद के पार्ट को अपनी बॉडी में एक्स्ट्रा डेवलपमेंट नहीं करेगा। जो इसके पास आ गया यहीं पर उसका सेल डिवीजन या फिर उसका जो डेवलपमेंट है बॉडी का, वो ये टुकड़ा फ्रैगमेंट का ही होने वाला है। ठीक है, ये है फ्रैगमेंटेशन। अब जरा एक बार रीजनरेशन पे ध्यान देते हैं। In this process, organism body breaks into pieces and each piece has ability to regrow its lost part of body. क्या मतलब हुआ कि देखो, जब हम बात करते हैं रीजनरेशन की, ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, जो भी इंडिविजुअल जो भी ऑर्गेनिज्म करने वाला है रीजनरेशन, तो मान लो समहाउ उसकी बॉडी ब्रेक कर दी। ठीक है, अगर किसी वजह से, किसी एक्सीडेंट से या किसी भी तरह से उसकी बॉडी ब्रेक हो गई और कुछ टुकड़े बन गए, 3 टुकड़े हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 2 से भी ज्यादा हो सकता है, 3 से ज्यादा पार्ट में टूट सकता है। सपोज अगर वो 3 पार्ट्स में टूट गया, तो अगर ये, जैसे ये एग्जाम्पल है बेटा प्लेनेरिया का, किसका? प्लेनेरिया का। यहाँ अगर हेड अलग हो गया तो हेड के पास भी कुछ ऐसे सेल्स हैं जो इसका बॉडी और टेल वाला पोर्शन रीजनरेट करवाएंगे। क्या करवाएंगे? रीजेनरेट। देखो, दोबारा से एक्स्ट्रा जो बचा हुआ पार्ट है वो रीजनरेट करके बॉडी बनेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हेड अब एक नया इंडिविजुअल हो जाने वाला है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हेड के पीछे के पार्ट को वो ग्रो कर लेता है। अगर देखो मिडिल बॉडी का पोर्शन अगर एक टुकड़ा अलग हो जाए तो हेड और टेल दोनों अपने ऊपर ग्रो करता है।
टेल पोर्शन अलग हो जाता है तो हेड और बॉडी का पोर्शन वो ग्रो करता है। बार ऐसा देखो, बार मैं क्या बोली कि वो ग्रो कर रहा है, रीग्रो कर रहा है, रीजेनरेट कर रहा है अपने दूसरे पार्ट को। सपोज करो अगर मेरे अंदर कैपेसिटी होती रीजनरेशन की और मेरा हाथ कल को टूट गया, ये कट गया, तो पता ये चलता कि यहाँ मेरे हाथ जहां से कट हो गया वहां से सेल डिवीजन होता और मेरा नया हाथ बन जाता। तो क्या मैं नई मतलब क्या मैं नया इंडिविजुअल रेडी हो गई? ऐसा तो नहीं है, मैं नई इंडिविजुअल तो बन नहीं जाऊंगी, मैं वही ओल्ड इंडिविजुअल हूँ, लेकिन मेरा बॉडी पार्ट रीग्रो कर चुका है। और इनके केस में यही होता है कि जितनी भी बॉडी ब्रेक होती है, जितने पीसेस में, ईच पीस में जो भी लॉस्ट पार्ट है, जैसे मान लो अगर इसका टेल ही ब्रेक होके अलग हो गया तो इसका हेड क्या करेगा? अपनी बॉडी और टेल को रिजनरेट कराएगा सेल डिवीजन करके। तो हमें क्या समझ में आया कि जो ओल्ड पोर्शन है, जो पेरेंट सेल का या पेरेंट बॉडी का जो टुकड़ा है फ्रैगमेंट, वो रीजनरेट करवाता है सेल डिवीजन के थ्रू रिमेनिंग पार्ट को। लेकिन जरा फ्रैगमेंटेशन में देखना, यहाँ जो भी फ्रैगमेंट टुकड़ा, जो भी फ्रैगमेंट रेडी हो रहा है, ये कंप्लीटली एक नया इंडिविजुअल है। ये दोनों अपने आप में ही एक न्यू इंडिविजुअल हैं और ये सिर्फ अब फर्दर ग्रो ही करने वाले हैं। इनमें कोई एक्स्ट्रा जो पार्ट टूट गया, लॉस्ट पार्ट का रीग्रोथ नहीं होता है। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन। ये छोटा सा फर्क है। ये कंप्लीटली जो भी अपने डॉटर सेल्स तैयार करते हैं या जो भी डॉटर प्रोजेनी जो प्रोड्यूस करते हैं, वो एक कंप्लीट नया ऑर्गेनिज्म है, जबकि रीजनरेशन में लॉस्ट पार्ट का रीजनरेशन होता है। क्लियर है? तो देख लो, ये इसका एग्जांपल स्पाइरोगायरा है फ्रैगमेंटेशन में, जो कि एक एल्गी है, और रीजनरेशन में हमारे पास एग्जांपल है प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा का एग्जांपल हम बडिंग में भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल हाइड्रा में ये रीजनरेशन की कैपेसिटी भी होती है, उनके पास कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं। रीजनरेशन देखो हर कोई नहीं कर सकता, सारे ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकते, अगर उनकी बॉडी ब्रेक हो जाए तो भी नहीं कर सकते। लेकिन ये कैपेसिटी सिर्फ उनके पास होगी जिनके पास कुछ स्पेशल सेल्स होंगे जो कि डिवाइड करके उन पार्ट्स को भी बना सके जो कि लॉस हो चुका है इनका। ठीक है, तो ये रहा हमारा फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन।